नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों को शदीद खतरात लाक है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर तकरीबन 1 अरब बच्चों की सेहत और जिंदगियों को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद खतरात का सामना है, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगियां भी खत्म हो सकती हैं। उन बच्चों को कमजोर सेहत के साथ साथ तालीम से महरूमी, जिंदगी के अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर मामूली मौसमी हालात का भी सामना है। यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ह किया है कि पहली मरतबा बच्चों को मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों से लाहक होने वाले खतरात वाज़ह तौर पर सामने आए हैं और माहिरीन को उनकी शिद्दत का तदारुक है। मौसमियाती तब्दीलियों से कई अफ्रीकी मुल्कों में खुशक साली में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मौसमों के बदलते अंदाज से कई मुल्कों के बच्चे मुहलिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और इन बीमारियों की लपेट में आने से उनकी जिंदगियां भी खत्म हो सकती हैं, जो काबिल अफसोस अमर है। यूनिसेफ के हुकाम ने अपनी रिपोर्ट में शामिल हकायक को इंतहाई खतरनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां किसी शाक या सदमे के बराबर है और उन्होंने बच्चों के हुकूक के दायरे को महदूद कर दिया है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि माहौलियाती बहरान के खात्मे के लिए आलमी सतह पर फौरी इकदामात जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन तब्दीलियों से कई ममालिक के बच्चे सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए साफ पानी से बतदरीज महरूम होते जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और बाएबाजों के इत्तेहाद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अरकान के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें 12 के करीब तलबा जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तलबा यूनियन का कहना है कि तसादुम में शदीद जख्मी होने वालों का नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वाक़े की बाकायदा शिकायत दिल्ली पुलिस से की गई है। यानी शाहिदीन का कहना है कि यह वाक़ा गुज़श्ता रात तकरीबन 10 बजे यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के दफ्तर में पेश आया है। दोनों फरीकों के दरमियान एक दूसरे पर तशद्दुद शुरू करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ABVP JNU के सदर ने कहा है कि जब वो तलबा यूनियन के दफ्तर के स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर में मीटिंग कर रहे थे तो AISA और SFI के अरकान अंदर आए और ABVP तलबा को वहां से जाने को कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया कि सिर्फ तलबा यूनियन ही इस जगह का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि गलत है। यह एक्टिविटी सेंटर तमाम तलबा के लिए खुला है। जब एतराज किया तो उन्होंने कुर्सियों से उन पर हमला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ JNU स्टूडेंट्स यूनियन की सदर ने ABVP के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ABVP ने तशद्दुद शुरू किया और कहा यह जगह किसी और तंजीम के प्रोग्राम के लिए पहले ही बुक करके रखी गई थी। इस दौरान ABVP ने वहां पहुंचकर अपनी मीटिंग शुरू कर दी। ताम झड़प में जख्मी होने वाले बाएबाजों के इत्तेहाद के तलबा ने ABVP के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है।
दिल्ली के प्रगति मैदान में सालाना इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक ताजरों ने शिरकत करते हुए स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मेवा सन्नत, हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर शोबों से मुंसलिक लोगों ने भी शिरकत की। शिरकत करने वालों ने हुकूमत के इस कदम की सराहना करते हुए इसे एक खुशाइंद कदम करार देते हुए कहा कि इस तरह के फेस्टिवल से उनके प्रोडक्ट्स को बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई होती है, जिससे उन्हें फायदा मिलेगा। हमारे नुमाइंदे प्रणेश शर्मा ने उनके साथ बात की। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं जम्मू कश्मीर के पवेलियन के बाहर मौजूद हूँ। बेहद सुंदर, अगर हम बात करें तो इस पवेलियन को तैयार किया गया है। बेहद खूबसूरत तरीके से इस पवेलियन को यहाँ पर सजाया गया है कि जैसे ही आप इस पवेलियन में अंदर दाखिल होंगे तो आपको एक शिकारा यहाँ पर रखा हुआ नज़र आएगा। कोशिश इस बात की गई है कि जो लुक है यहाँ पर उसे जम्मू कश्मीर की दी जाए। वही फील जो है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसे लगे कि वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपको हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पर ये बेहद खूबसूरत तरीके से, खासतौर से डल लेक पर आपको इस तरह से शिकारे जो हैं वो देखने को मिलते होंगे। हमारे साथ इस वक्त महमूद जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं हैंडीक्राफ्ट के। उनसे बात करेंगे। महमूद जी, एक बड़ा मौका, कोविड के बाद पूरी तरीके से जो चीज़ें थी वो रुक सी गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई अपने हुनर का प्रदर्शन जो है वो कर सकता है। देखिए, पिछले 2 साल से जो है कोविड की वजह से हम किसी मेजर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और पहली बार है कोविड के बाद कि ये जो है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 40th एडिशन यहाँ पे हम आए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से और हमने आज कोशिश की है न सिर्फ अपने आर्टिजन्स को यहाँ पे लाए, हमारे जो नेशनल अवार्डीज़ हैं, स्टेट अवार्डीज़ हैं, शिल्प गुरुज हैं, उन सबको हमने यहाँ पे लाया है और यहाँ पे हमने न सिर्फ क्राफ्ट अपना डिमॉन्स्ट्रेट किया है बल्कि हमारे साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी है, हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो पूरा हमने जो बास्केट है, हमारा जो डाइवर्स बास्केट है जिसमें क्राफ्ट्स है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज़्म है, उसको हमने शोकेस किया है और हमने इसको जो है सुंदर तरीके से यहाँ पे लुक भी देने की कोशिश की है। शिकारा आप लोगों ने यहाँ पे तैयार कराया है। बिल्कुल, शिकारा जो है हमारा जो टूरिज्म का लोगो है वो शिकारा डल लेक पे है, तो उसी लोगो को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट करके ये फील देने की कोशिश की है कि यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी रखे हुए हैं, सेल्फी पॉइंट रहे और लोग यहाँ पे जो है एक तो फोटो खींचे और यादें वापस ले जाए। और इस टाइम हार्वेस्टिंग सीजन है एप्पल्स का, इसलिए हमने जो है यहाँ पे एप्पल्स को भी शोकेस किया है। उसके अलावा जो यहाँ सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो क्राफ्ट्स के पीछे कैसी मेहनत पर हम चलेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये यूनिक कॉन्सेप्ट पहली बार इस्तेमाल हो रहा होगा जहां पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरीके से जब जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट की बात की जाती है और कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से हाथ से बनाया हुआ है, ये हाथ से तैयार किया है, तो कैसे वो हाथ से तैयार किया जा रहा है, चाहे शॉल्स की बात हो, कार्पेट्स की बात हो, तो वो यहाँ पर पहली बार ऐसा है कि वो आप लाइव डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्राफ्ट्स तो लोग जानते हैं, लेकिन क्राफ्ट्स के पीछे कितनी मेहनत लगती है तो वो हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है अपने आर्टिजन्स को लाया है ताकि लोग जो है दे ड्रॉ इंस्पिरेशन कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और वाई हैंडमेड प्रोडक्ट इज़ सुपीरियर टू मशीन मेड प्रोडक्ट। तो अगर आपको आर्टिजन्स को सपोर्ट करना है, दे शुड आस्क फॉर GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। देखिए, आज हमारा जो हाईलाइट है इस सारे एग्जीबिशन का वो GI पे फोकस है, जोग्राफिकल इंडिकेटर। हमारे पास 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपरमैशे है, खत्मबंद है, वॉलनट है और कारपेट है। तो इन क्राफ्ट्स को हमने यहाँ पे शोकेस किया है और मेरा इस टाइम FM दिल्ली के 2 स्टेशंस पे GI की कैंपेन भी चल रही है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है उस संदर्भ में देखने का कि अभी 2 दिन पहले जो है श्रीनगर को यूनेस्को क्राफ्ट सिटी की नॉमिनेशन मिली और भारत से एक ही स्टेट ये जो है सिटी को ये एजाज़ मिला। तो ये एजाज़ 2 दिन पहले मिला और आज हम यहाँ पे है और आने वाले दिनों में हम इससे और भी जितने भी ये एग्जीबिशंस हो रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट हो। एक और चीज़ जो खास बात यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो पवेलियन है उसमें इस बार भागीदारी काफ़ी अधिक है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे वो आप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, हमारा जो है शायद ही
दुनिया में या अपनी कंट्री में इतनी छोटी सी जगह पे इतने क्राफ्ट्स की डाइवर्सिटी हो। तो उसी वजह से जो है हमारे आर्टिजन्स बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं और यही उम्मीद लेके कि जो है हम कोशिश करेंगे कि ये जो है आर्टिजन्स डायरेक्टली लिंक अप हो विद द बायर्स और जो है मिडलमैन को हम बाहर निकाल पाएँ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम गारंटी कर रहे हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और शोकेस कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर टूरिज्म। ना सिर्फ आप प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दर्शा रहे हैं बल्कि विंटर गेम्स जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना भी जाता है उसको भी यहाँ पर आप लोग प्रमोट करते हुए बाकायदा नज़र आ रहे हैं। बाकायदा अलग अलग जो यहाँ पे स्टॉल्स हैं उसमें बता रखा है कि कैसे विंटर गेम्स में आप प्रमोट कर आप वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए इस टाइम कश्मीर में ऑटम चल रहा है और आज चिनार के जो है कलर्स आए हैं। तो इस टाइम ऑटम के बाद जो है थोड़ी सर्दी बढ़ गई है और ऑलरेडी गुलमर्ग में स्नोफॉल भी हुआ है और विंटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो विंटर को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे होर्डिंग्स लगाई है। इनफैक्ट हम सैफरॉन को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम टूलिप गार्डन को प्रमोट कर रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारा जो टूरिज़्म और क्राफ्ट और हॉर्टिकल्चर इन तीनों को हम एज अ सिंगल प्रोडक्ट, एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट प्रमोट करें। हैंडीक्राफ्ट तो जाना ही जाता है, जम्मू कश्मीर का सबसे यूनिक हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन जहाँ पर बात आती है अलग एक सेक्टर की, खासतौर से अगर हम खाने की बात करें, चाहे वो सैफरन की बात हो, चाहे वो शहद की बात हो या वॉलनट आपने बात की, ड्राई फ्रूट्स की बात हो, वो भी यहाँ पे शोकेस किया गया है। देखिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एक तो एप्पल्स हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स को। उसके अलावा हमारा नीचे जो है JKTDC जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हमने स्टॉल इस्टेब्लिश किया है ताकि कुजीन्स जो हमारा मशहूर है कुजीन उसको भी यहाँ पे हम शोकेस कर रहे हैं और लोग जो है ये काफ़ी हिट रहता है इस एग्जीबिशन में। तो इसी वजह से हमने JKTDC को भी पार्ट रोप इन किया है और उनका भी फूड जो है खाने पीने का कुजीन नीचे डिस्प्ले पे है और लोग जो है उसको बड़े मज़े से ले रहे हैं। आखिरी सवाल ये कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, कितना आपको उम्मीद है इस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से कि काफ़ी हद तक जो एक कह सकते हैं डेडलॉक लगा हुआ था वो खुलेगा और दोबारा से खासतौर से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनकी जो फनकार हैं, उनका जो काम है वो दोबारा से सबके सामने आएगा। देखिए पिछले 2 साल में काफ़ी दिक्कतें रही, लोग जो है न तो बिज़नेस भी स्लम्प में रहा, एक्सपोर्ट्स हमारे डिक्लाइन में रहे, उसके अलावा हम एग्जीबिशंस में नहीं जा पाए, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उस वजह से जो है काफ़ी इन्वेंट्री पाइल अप हुई है। और इस संदर्भ में ये ज़रूरी बनता है कि हम जो है जितने भी फेयर्स हों वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हमारी LG साहब की हैं कि जो है बड़े पैमाने पे और काफ़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करना। चलिए इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अब माहौलियाती जो अगर बात करेंगे एयर पोल्यूशन के हवाले से, फिजाई आलूदगी को लेकर जहां आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार की जानिब से खलफनामा दायर किया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के लिए तैयार है सरकार, ये दिल्ली सरकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हवाई आलूदगी के मसले पर एक बार फिर जो है दिल्ली सरकार को फटका लगाए, जैसी उम्मीद थी वैसा काम नहीं हुआ, यह अदालत उस्मा ने कहा है। आज समाअत के दौरान दिल्ली सरकार की जानिब से जहां एक बार फिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ ही दिल्ली सरकार की जानिब से हलफनामे में कहा गया है कि दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी इलाकों में भी लॉकडाउन की जरूरत है, जो कि दिल्ली के NCR के साथ साथ आते हैं, वहां पर भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, ये हलफनामे में कहा गया है। उस सिलसिले में केजरीवाल हुकूमत ने यह भी कहा है कि दिल्ली हुकूमत मकामी जो है फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन उठाने के लिए तैयार है। ताहम इस सिलसिले को बाअसर बनाने के लिए दीगर जो पड़ोसी रियासतें हैं उनमें भी ये नाफिज होना चाहिए, उनमें भी लॉकडाउन होना चाहिए, तभी फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है, वहां फिजाई आलूदगी को लेकर
जहां एक बार फिर अदालत उज़्मा ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाए। जो इकदाम उठाने थे वो नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से आए रोज फिजाई आलूदगी में इजाफा होता जा रहा है। जबकि दिल्ली सरकार की जानिब से जो हलफनामा दायर किया गया वहां पर कहा गया है कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मुल्क का रियासतें हैं वहां पर भी ये लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये दिल्ली सरकार की जानिब से आज अदालत में, अदालत उज़्मा में कहा गया। आसपास के इलाकों में भी एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट कमीशन के जरिए हैं पूरे एनसीआर के लाजमी किया जाता है। जहां आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर दिल्ली में फिजाई आलूदगी जो कि खतरनाक सतह पर पहुंच गया, इस सिलसिले में जब 2 रोज कबल समाअत हुई थी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की सदारत में ये बेंच ने इसकी समाअत कर रहा था। वहां पर दिल्ली सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार को भी फटकार लगाई गई थी। उसके बाद ही आज जब समाअत हुई, जब दिल्ली सरकार की जानिब से हलफनामा दायर किया गया है, उसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत इस बात की है, जरूरत इस चीज की है जो दीगर रियासतें हैं, मुल्क का इलाके जो हैं, रियासतें हैं, वहां पर भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ये इस पर जो है दिल्ली फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल किया जा सकता है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ हैं इस वक्त रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है मजीद? जिस तरह से दिल्ली के अंदर फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, दिल्ली सरकार का मानना है कि जो हलफनामा दायर किया गया कि वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके नताइज आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन लगाया जा सकता है तो किस तरह के नताइज बरामद हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से हल्फनामे में कहा गया है कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से मसले का हल नहीं होगा, बल्कि अगर दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन लगा देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के रियासतों में भी हमें लॉकडाउन लगाने होंगे, ताकि वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ जो गाड़ियाँ चलती हैं, उन तमाम की वजह से जो आलूदगी बढ़ रही है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये हल्फनामे में बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसका फ़ायदा तभी होगा जब आसपास की रियासतों के तरफ से भी लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और फटकार लगाया, कहा कि जो उम्मीद थी पिछली बार जब समाअत हुई थी उसके बाद से जो हिदायत दी गई थी, उसके बाद से जिस तरह सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार ने उस तरह से काम नहीं किया, उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात और खराब होते हुए चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को, कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, और पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करना है ये बताना हमारा काम नहीं है। आप तरीकेकार बताएं कि क्या क्या बंद करना है, क्या क्या खोलना होगा, क्या क्या चलाना होगा, क्या क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन कंट्रोल हो, ये कल शाम तक के आप हमें बता रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को भी हिदायत की है, मरकजी सरकार को कहा है कि आपको भी आना चाहिए, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और कहा गया है, ये हिदायत की गई है, ऑर्डर दिया गया है मरकजी सरकार को कि कल तक आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं। ये मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। समाअत खत्म हो चुकी है आज की, बुध के रोज फिर से समाअत होगी, लेकिन आज की समाअत में खासतौर से कहा गया किसानों को समझाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी हो, हरियाणा हो या फिर आसपास के रियासतों में जो किसान हैं, उन तमाम रियासतों की सरकारों को चाहिए कि वो किसानों से बात करें, कम से कम उन्हें 2 हफ्ते के लिए कहा जाए कि वो पराली न जलाएं। जो भी पराली अगर 2 हफ्ते तक की कंट्रोल किया जा सकता है जलाने पर, तो फिर मुमकिन है कि हवाई आलूदगी कम हो जाए। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल खेल रही है, ब्लेम गेम से मसले का हल नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किसी भी हाल में करना है कि आलूदगियों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। रहमत यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, अगर लॉकडाउन लग सकता है, लॉकडाउन भी कोई हल नहीं है इस फिजाई आलूदगी, अगर लॉकडाउन 10 या 15 दिन या 1 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी दोबारा फिजाई आलूदगी हो सकती है दिल्ली के अंदर जिस तरह, और इसके लॉकडाउन के कुछ मनफी असरात भी मुरतब होंगे। जी जाहिर सी बात है, लॉकडाउन के मनफी असरात डेली लाइफ पर पड़ते हैं, मिडिल क्लास पर पड़ता है, वो मजदूर तबके पर पड़ता है जो रोजाना सुबह निकल कर अपने कमाने खाने का इंतजाम करता है, उस पर पड़ेगा ही, और बहुत ही बुरी तरह से पड़ेगा, पिछले लॉकडाउन का तजर्बा बताता है। लेकिन फिलहाल एनसीआर में जो हवाई आलूदगी है वो इंतहाई खतरनाक सतह तक, जिसे हम कहते हैं सीवियर कैटेगरी तक पहुंच चुका है। इसको कम से कम इस लेवल पर लाया जाए कि जहाँ से सांस लेने में दिक्कत न हो, जहाँ से सांस लेने में कोई दिक्कत परेशानी न सामने आए। छोटे छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे स्कूल के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, उन्हें हम हवा के नाम पे जहर पिला रहे हैं, तो ये उस मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, ये इससे बचाया जाए। तो इस तरह की तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की गई हैं, जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास
जो भी आलात हैं, जो भी वसाइल हैं, उन तमाम वसाइल का इस्तेमाल करके इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जिस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह की तशहीर की जा रही है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, वो जमीन पर कहीं दिखता नहीं। अगर यही सूरत हाल रहा तो फिर आने वाले दिनों में हम ऑडिट भी कराने को तैयार हो जाएंगे कि कितना पैसे आते हैं, कितने खर्च किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे और काम पे कितना खर्च किया जाता है। पराली जलाना ही सिर्फ आलूगी का मसला है, ये बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दिया गया उसका लुबाब यही समझ में आ रहा था कि किसानों को मौरिद इल्जाम ठहराया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी का इजहार भी कहा कि 4% सिर्फ पॉल्यूशन के लिए किसान जिम्मेदार है, बाकी पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? इंडस्ट्रियल सर्विसेज हो, रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी चीजें, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? इसीलिए कहा गया कि दिल्ली सरकार को कि हमें आप बताएं कि क्या वर्क फ्रॉम होम के लिए 1 हफ्ते का ऐलान किया जाए, क्या इंडस्ट्रीज को बंद किया जा सकता है, क्या रोड पे कोई और दूसरा रास्ता गाड़ियों को न चलने के लिए तय किया जा सकता है, क्या लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं, क्या क्या बंद किया जा सकता है अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली सरकार को कल तक जवाब देना होगा। लेकिन कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए मरकजी सरकार को भी हिदायत दी गई है। रियासती सरकारों को जो आसपास के दिल्ली एनसीआर की हैं उन्हें कहा गया है कि आप किसानों से बात करें कि 2 हफ्ते तक कम से कम पराली न जलाएं, लेकिन उनकी पराली न जलाने का कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा सरकारों को कि वो आखिर पराली न जला करके आप खुद उनसे पराली क्यों नहीं खरीदते, सरकारी क्यों नहीं खरीदती, ताकि वो किसान मजबूर न हो। तो इस तरह की तमाम बातें आई हैं। लेकिन आज ये मीटिंग, आज ये समाअत खत्म हो गई है। बुध के रोज 10:30 बजे फिर से मामले की समाअत होगी। मुमकिन है कि बुध के रोज एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान किया जा सके या फिर कुछ पाबंदियों का ऐलान मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां आज फिजाई आलूगी को लेकर दिल्ली सरकार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के साथ ही जो रियासतें आसपास की हैं वहां पर भी इस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है, तभी फिजाई आलूगी पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अदालत उज़्मा ने साफ साफ दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो उम्मीद थी उस पे वो खरा उतरने में नाकाम रहे और आने वाले यानी कि कल तक जो है उसे क्या क्या बंद करने के हवाले से कहा गया है कि किस तरह के इकदाम उठाए जा सकते हैं, वो अगली समाअत जब होगी बुध को तो वहां पर उन्हें बताना होगा। इस सिलसिले में अगरचे दिल्ली फिजाई आलूगी को लेकर दिल्ली सरकार की जानिब से स्कूलों को फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि तामीराती काबू पर भी 17 नवंबर तक रोक लगा दी गई और सरकारी मुलाजमीन को घरों में ही काम करने की हिदायत दी गई है। फिलहाल अदालत उज़्मा में मामला चल रहा है, क्या कुछ होगा वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब दिल्ली के साथ साथ अब वादी का भी रुख करते हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दी की शिद्दत बतदरीज इजाफा हो रहा है और श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत रवा सरमाई सीजन में पहली बार नुक्ते उंजमत से नीचे दर्ज किया गया है और रात का दर्ज हरारत -0.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में फिल वक्त बर्फ बरसात का कोई इम्कान नहीं है और 20 नवंबर तक वादी में मौसम खुश्क रहेगा और 21 से 23 नवंबर तक वादी के बड़ाई इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। मुतल्लिका महकमा के हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में कश्मीर वादी में शदीद सर्दियां पड़ सकती हैं और शबाना दर्ज हरारत में भी गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि वादी में 19 नवंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ बात करें तो लगातार सर्दतरीन रातों के साथ अब आजकल मामला देखने को मिल रहा है, जबकि मौसमी महकमियात ने भी बताया था कि अब धीरे धीरे वादी कश्मीर में मौसम ठंडा होगा और आने वाले दिनों में और सर्दी में इजाफा होगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 20 तारीख के बाद मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में फिर से दिखाई देगा, जिसमें अच्छी खासी बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल माइनस के करीब पारा चला गया है और रात पर ये भी लोग देखते हैं कि बिजली गुल होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जबकि आने वाले दिनों में वादी कश्मीर में सर्दी तो बढ़ेगी, मगर ये भी हम कह सकते हैं कि इस बारी चिलाई करान का सामना कैसा होगा वो देखने वाली बात ज़रूर होगी। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर।
अब बात क्रिकेट की करते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मर्तबा टी20 आलमी कप का चैंपियन बन गया है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया था, जिसके हदफ को मिचेल मार्श नॉट आउट 77 रन और डेविड वार्नर 53 की शानदार नस्ब सेंचुरियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बासानी हासिल कर लिया और पहली बार टी20 आलमी कप का चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टी20 आलमी कप जीतने वाली छठी टीम बन गई है। इससे पहले टॉस गंवाने के बाद पहले खेलते हुए विलियमसन ने एक सिरे पर टिके रहकर 48 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 85 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली और वेस्टइंडीज के मार्विन सैमुअल्स के साल 2016 के टी20 आलमी कप के फाइनल में नॉट आउट 85 रन बनाने की बेहतरीन स्कोर की बराबरी की है। आपको बताते हैं कि 17 अक्टूबर से शुरू अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने वाले टी20 क्रिकेट के इस आलमी कप में बैटर्स में पाकिस्तान के बाबर आजम 303 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर 289, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 281 रन स्कोर किए हैं। बॉलर्स की फहरिस्त में श्रीलंका के हसरंगा 16 विकेटों के साथ सर फहरिस्त रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 13 विकेट हासिल कर सके हैं। इवेंट में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स 101 रन की जॉर्ज बटलर ने खेली हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के रूसी वेंडर वेंसन ने 94 और मार्टिन गप्टिल ने 93 रन की इनिंग्स खेली हैं। डेविड वार्नर ने सबसे ज्यादा 32, जबकि बाबर आजम ने 28 चौके लगाए। जॉर्ज बटलर ने सबसे ज्यादा 13 छक्के मारे। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 12, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 4 50 भी स्कोर की। इनफरादी बॉलिंग परफॉर्मेंस पर एडम जाम्पा की बांग्लादेश के खिलाफ 19 रन के एवज 5 विकेटें बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 20 रन देकर 5 विकेटें ली और दूसरी बेहतरीन इनफरादी बॉलिंग कराई। इसके अलावा न्यूजीलैंड के टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स कराई। दोनों ने टूर्नामेंट में 85 डॉट बॉल्स कराई हैं। हसन अली वो वाहिद बॉलर है जिन्होंने टूर्नामेंट में 2 मेड इन ओवर्स कराए। इसके अलावा कोई भी बॉलर एक से ज्यादा मर्तबा मेड इन ओवर्स नहीं कर सका, लेकिन फाइनल में स्टार्क की जानिब से सबसे ज्यादा महंगे तरीन बॉलर दर्ज हुए हैं। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।